हेलो एवरीवन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 में। अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन अपन जो है वो पढ़ेंगे। अपना एक नया टॉपिक है, ये डेरिवेशंस है जो कि आपको समझना है। अपन आराम से समझेंगे, धीरे धीरे इसको करेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अपना तो पहले चीज तो ये होता है क्या, उद्देश्य क्या अपना वही जब फॉर्मूला ज्ञात करना तो अपन को एक फॉर्मूला याद तो रखना ही पड़ता है। बाकी अपन डेरिवेशन जो है खुद कर लेंगे। वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है n2 n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। अब आपको n2 और n1 क्या, देखिए n2 जो है वो क्या है, n1 क्या है, vu क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए देखिए पहले मैं जो है एक सरफेस बनाता हूं। ये सरफेस है कोई कांच है या कुछ भी गोलीय सरफेस जिसमें अपवर्तन हो जाता है, इधर से उधर प्रकाश की किरण चली जाती है। ये इसकी जैसे मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष या अक्ष है, तो ये जो सरफेस है ये दर्पण नहीं है, दर्पण का एक भाग रचित होता है। ये जो है कांच की तरह है, ग्लास सीधा इसमें अपवर्तन हो सकता है। तो ये सरफेस है अपना। इस सरफेस का ये मान लीजिए कोई बिंदु O है या P मान लीजिए, ये बिंदु P है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें ये जो n1 n2 क्या है, n2 जो है वो मान लीजिए n1 जो है वो तो है इधर का अपवर्तनांक और जो n2 है वो इधर का अपवर्तनांक, यानी कि सरफेस के दोनों तरफ अलग अलग अपवर्तनांक जो है मीडियम है, माध्यम है। यहाँ अलग अपवर्तनांक है, यहाँ अलग अपवर्तनांक है। इधर जो है मान लीजिए कांच गला हुआ कांच है, इधर वायु है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब r क्या है, u क्या है, v क्या है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। पहले आप देखिए जो है यहां से मान लीजिए यहाँ कोई बिंब रखा हुआ है, जो बिंब की दूरी होती है, बिंब की इसे अपवर्तक पृष्ठ से दूरी होती है वो होती है u। तो u तो है ये। तो यहां से देखिए एक प्रकाश की किरण जो है इस पे आपतित होती है, ठीक है। प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित होती है। यहाँ पे देखिए एक अभिलंब होता है, अभिलंब खींचते हैं अपना अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत, जो कि सीधा जाके कहां रुकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है वक्रता केंद्र, जो मैंने आपको दर्पण में पहले पढ़ा दिया, ये वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र की जो दर्पण से दूरी होती है वो होती है r। तो r क्या है इसमें, r ये पता चल गया इसमें r क्या है, तो फॉर्मूले में r ये चीज है। और ये जो है अब आपको पता है कि जो इधर मान लीजिए सघन माध्यम मतलब विरल माध्यम होगा, क्योंकि वायु है, इधर कहां से तो सघन माध्यम होगा। जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती है, फिर अभिलंब की ओर आती है। वेग कम होगा, मैंने बार बार बताया और आपको आता भी है। अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इधर जाना था इसको इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी और यहाँ कहीं जाएगी। और यहाँ पे जहाँ पे ये इसको काटेगी, ये जो एक प्रकाश की मान लीजिए इधर से जा रही है, जो केंद्र से होकर जाती है वो हमेशा सीधी ही निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता। आपको पता है जैसे दर्पण वाले नियम है वही सेम इसी में लगते हैं। तो यहाँ से ये इधर आई, ये प्रकाश किरण अंदर आई, यहाँ पे तो कटी, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनती इमेज, प्रतिबिंब। ये बिंब था इधर O, ये रहा अपना प्रतिबिंब। समझ में आ गया। ध्यान में रखना, O मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्रतिबिंब है, यहाँ पे जो ये वक्रता केंद्र है, ये आप ध्यान में रखना। अब क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण एल्फा है, यहाँ पे कोण क्या है, बीटा है, और यहाँ पे कोण क्या है, गामा। बस आप इतना ही ध्यान में रखना। बाकी डेरिवेशन जो है वो जो स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी और मैं स्टेप टू स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको अगर थ्योरी में लिखना है तो ऐसा लिखोगे कि एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है जिसमें ओ बिंदु पर बिंब रखा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब है बिंदु आई पे बनता है, तथा ये जो कोण मान लीजिए यहाँ पे बिंदु डी है अपनी बुक के अनुसार, तो डीओपी है जो अल्फा है, कोण डीसीपी है वो बीटा है, कोण डीआईपी जो है वो कोण गामा है। ये तो अपना लिखना है। अब एक बड़ी बात इसमें ये ध्यान में रखनी है डेरिवेशन के लिए, ये जो कोण है, ये पृष्ठ बहुत छोटा है, ये जो कोण है बहुत अल्प है, बहुत छोटे हैं, जो छोटे कोण है, ये एक चीज ध्यान रखनी। दूसरी चीज ये पृष्ठ है, इसको अपन लगभग ऐसे क्या करते हैं, इसको सीधा भी मान सकते हैं। ये पृष्ठ जो है इसको लगभग बहुत बड़ा भी हो सकता है या फिर बहुत अगर छोटा भी हो, तो ये जो डी और पी बिंदु है ये बहुत नजदीक में, ये ध्यान रखना। ये कोण अल्प कब होंगे, ये कोण अल्प छोटा सा तभी होगा ना जब डी और पी आपस में बहुत पास में हो। तो याद रखना डेरिवेशन के लिए जो याद रखना पहला पॉइंट कि अल्फा बीटा और जो गामा है वो अल्प है, वो मैं भी लिखूंगा आपको, और जो डी और पी है वो है बहुत नजदीक, ठीक है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख लूंगा अल्फा बीटा
और गामा ये जो है वो क्या है, अत्यल्प। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, अत्यल्प। दूसरी चीज डी जो है लगभग लगभग पी, ठीक है, डी जो है लगभग लगभग पी के बराबर है, मतलब पी के बराबर नहीं है वैसे, डी और पी लगभग नजदीक है बहुत, ये ध्यान में रखना। ये एक अलग ही यहाँ पे ध्यान में रखना आप। अब मैं डेरिवेशंस की शुरुआत है इसके नीचे से करूंगा, ये भी प्रश्न है अपना, अपन धीरे धीरे करेंगे, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो आप पूछ भी लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, वो भी मैं आपकी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश क्या पूरा कर ही दूंगा, तो ध्यान में रखना। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं डेरिवेशन की। देखिए पहुंचना अपन को यहाँ है, ठीक है, इसमें सब बता दिया मैंने, n2 क्या है, n1 क्या है, v क्या है, u क्या है। v आपको पता है जहाँ पे ये दूरी होती है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी बनता है, जहाँ पे प्रतिबिंब को प्रतिबिंब, वही रूल लगेंगे। v u v और दर्पण वाले होंगे ऊपर, जो जहाँ मतलब इस बिंदु से ऊपर जो दूरियां होंगी वो प्लस में लेंगे, नीचे जो दूरियां होंगी माइनस में होंगी, और आपतित प्रकाश की दिशा में सारी दूरी इधर वाले पॉजिटिव लेंगे, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जो इधर v है वो नेगेटिव, u है वो नेगेटिव लेंगे। वही रूल लगेंगे सारे के सारे दर्पण वाले जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और सारा का सारा आपको पता है, फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले की जो चीजें होती है वो ध्यान में रहना जरूरी है। तो अगर आपको दिमाग में नहीं है तो आप शुरुआत हमेशा जो है शुरू से पढ़ो, आप शुरू से जो चैप्टर की स्टार्टिंग करो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहीं से शुरुआत करोगे तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए। वैसे मैं आने नहीं दूंगा, हर चीज में हर बार दोबारा बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि पीछे पढ़ा है वो दोबारा नहीं बताऊंगा। तो देखिए अब अपन करते हैं डेरिवेशन की शुरुआत करने के लिए देखिए यहाँ पे कोण जो है वो आपको पता क्या है, यहाँ पे कोण आई इंसिडेंट, जो अभिलंब के साथ कोण बनता है आपतित किरण का, ये इंसिडेंट रे आपको पता है, अभिलंब के साथ कोण बनता है वो आई होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे उसका जो अभिलंब के साथ कोण बनता है वो होता है कोण आर। ये सब कुछ तो आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले याद रखना अपन tan अल्फा tan बीटा tan गामा जो है वो लिखेंगे। पहली शुरुआत ये लिखूंगा मैं चित्र से, ये शुरुआत आप दिमाग में रखना चित्र से। चित्र से क्या लिखूंगा, tan अल्फा बराबर, आपको पता है जो tan होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब क्या है, अल्फा के सामने का जो कोण ये भुजा डीपी, लंब क्या है डीपी। आप ध्यान से समझना, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन आराम से। बीपी अपॉन आधार, आधार क्या है, इस त्रिभुज में देखिए आधार, tan अल्फा बराबर क्या हो गया पी, ये ओ पी ओ पी। चित्र से लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें त्रिभुज कौन सा है डी ओ पी, त्रिभुज डी ओ पी, त्रिभुज डी ओ पी से ऐसे भी बोल सकते हैं। चित्र से देख लो tan अल्फा कहां बन रहा है, या फिर त्रिभुज से भी देख लो डीओपी से, ये बना। ये जो है अब ये चीज ध्यान में रखना डीपी अपॉन ओपी tan अल्फा, लेकिन मैंने बताया कि अल्फा बहुत छोटा है, तो ध्यान में रखना यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि अल्फा जो है वो लगभग 0 बराबर हो, मतलब छोटा हो, तो ध्यान में रखना tan अल्फा बराबर अपन अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा जो है अपन क्या लिख सकते हैं बीटा लिख सकते हैं, अगर tan गामा है तो वो क्या लिख सकते हैं गामा लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना यदि अल्फा बराबर 0 हो, बीटा बराबर लगभग 0, ये सेम गामा के लिए। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अल्फा बहुत छोटा है, तो अल्फा बहुत छोटा का मतलब tan अल्फा जो है अपन अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ अल्फा के बराबर, ये समीकरण 1। सेम यही लिखना है वापस tan बीटा। दूसरा त्रिभुज बीटा कौन सा आ रहा है डीपीसी में, त्रिभुज डीपीसी में, त्रिभुज डीपीसी में क्या आ रहा है tan बीटा लंब देखिए ये इसके सामने भुजा डीपी, वही डीपी है अपॉन आधार, आधार देखिए इस त्रिभुज में क्या बन रहा है पीसी। आप आराम से देखिएगा चित्र को पीसी, तो ये बन गया। अब वही बीटा बहुत छोटा है, बीटा बहुत छोटा है तो tan बीटा को लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं बीटा के बराबर, तो ये लिख दिया मैंने बीटा के बराबर। समीकरण नंबर 2 पता चल गया tan अल्फा बराबर क्यों, tan बीटा बीटा के बराबर क्यों, यहां से ध्यान रखना इस वजह से, ठीक है। और अब अपन लिखते हैं तीसरा ये लिख लेता हूं tan, वापिस त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं त्रिभुज tan जिसमें गामा आ रहा है डीपीओआई में, त्रिभुज डीपीआई में देखिए tan गामा बराबर किसके बराबर बन रहा है लंब ये रहा, क्योंकि tan बराबर के लंब बटा था, लंब यही डीपी है अपना,
dp। आधार क्या है? आधार इस बार ये pi चित्र में ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको बराबर किसके लिख सकता हूं? आपको पता टेन गामा, गामा बहुत छोटा है तो टेन गामा को अपन गामा के बराबर लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना, तीनों में सेम रूल लागू हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहां तक अपना क्या हुआ? मामला कंप्लीट हुआ। समझ में आया? ये शुरुआत की पहले यहां तक कंप्लीट। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन देखिए पहला ये लिखना, इसके बाद में ध्यान में रखना अपन क्या करेंगे। अब मैं यहां से चल रहा हूं 3 समीकरण 3 के बाद अब अपन लिखेंगे यहां से। देखिए चित्र से त्रिभुज ये लेता हूं मैं। देखिए OCD त्रिभुज OCD में I क्या है? बाह्य कोण है। ये OCD बाह्य, देखिए ये त्रिभुज OCD, इस OCD त्रिभुज में I जो है बाहर का कोण है। और ध्यान में रखना कि बाह्य कोण का जो मान होता है वो सामने त्रिभुज के अंदर वाले दोनों कोणों के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान त्रिभुज में सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? ये मतलब कि तब क्या होगा, जो कोण I है वो किसके बराबर होगा? इसके I है। इस त्रिभुज में सामने वाला कोण एक बीटा है, एक एल्फा है, तो एल्फा प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। ये लिखना समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 4 देंगे। ये चीज ध्यान रखना। फिर अपन को बाह्य कोण लेना। पहले तो अपन टेन अल्फा बीटा गामा लिखना है, फिर बाह्य कोण लेना है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये ले लिया अपन को। और इसके बाद में दूसरी चीज देखिए, अपन इस बार एक बाह्य कोण लेंगे, वो लेंगे ये त्रिभुज पर। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज देखिए ये DCI में। इसी प्रकार त्रिभुज D, ये क्या है? ये कहां है D? ये D, ये राशि और I, त्रिभुज DCI में। इसी प्रकार त्रिभुज DCI में क्या है? बीटा गामा, बीटा बाह्य कोण है। तो बीटा बाह्य कोण है, इसका मतलब बीटा का जो योग होगा वो सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। बीटा के सामने वाले कोण कौन से हैं? जो त्रिभुज के अंदर, एक तो देखिए गामा है, एक R है इस त्रिभुज में। ठीक है, तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ मैं गामा प्लस R। अब देखिए अपन को I और R चाहिएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ R बराबर, R को यहाँ रखूँ और गामा को इधर लगाऊं, तो बीटा माइनस गामा। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ साहब। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा मैंने क्यों लिखा है और बीटा क्यों, वो R क्यों लिखा है, वो तो आगे समझ में आएगा। लेकिन यार एक बात है कि आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना जरूरी रहेगा कि बाह्य कोण लेने हैं अपन को। इस त्रिभुज में बाह्य कोण ये था, इस वजह से ये हो गया। इस त्रिभुज में जो DCI है उसमें बाह्य कोण बीटा था, जिसका योग जो अल्फा और R के बराबर होगा। क्यों होगा? ये एक त्रिभुज का नियम होता है कि बाह्य कोण का मान सामने वाले दोनों त्रिभुजों के बराबर होता है। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए लाइन चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट हुई। क्या हुआ वो मैंने बता दिया। अभी क्या करना है? अब अपने को 5 जो छठा पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। अपने को लगाना है स्नेल का नियम। कौन सा? स्नेल का नियम लगाना है। और स्नेल का नियम क्या होता है? देखिए स्नेल के नियम से आपको पता है, मैंने फिर भी बताया था, आराम से याद है आपको, मुझे पता है मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। स्नेल का नियम क्या होता है? एक तरफ साइन I लिख दो, एक तरफ साइन R लिख दो और उसके बाद में उनके अपवर्तनांक से गुणा कर दो। वही सेम कहानी। एक तरफ तो यहाँ तो लिख देता हूँ साइन I वाला, इधर वाला पार्ट साइन I, दूसरी तरफ लिख देता हूँ साइन R वाला पार्ट। अब देखो ये I और R जो है वो कोण भी, क्योंकि ये छोटा है, ये छोटा, सब कुछ बहुत छोटा सा चित्र। ये तो बड़ा करके मैंने दिखाया है, बहुत छोटा चित्र है। तो I और R भी छोटा है, कोण I और R भी छोटा है, इसलिए साइन I जो है वो लगभग I के बराबर हो सकता है और जो साइन R है वो लगभग R के बराबर ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहली चीज जब स्नेल का नियम लगा रहे थे, एक तरफ साइन I लिखना है, एक तरफ साइन R लिखना है, वो मैंने बताया था। अब इसके गुणा में अपवर्तनांक करना है, इसके गुणा में भी अपवर्तनांक करना है, लेकिन इसके गुणा में कौन सा अपवर्तनांक लेना है? जो कोण I की साइड का है। तो देखिए कोण I साइड कौन सा? इधर वाला। और इधर का अपवर्तनांक क्या है? ये रहा, इधर का अपवर्तनांक N1 है, तो इधर वाले से गुणा कर देंगे N1। और इधर का अपवर्तनांक क्या? देखिए इधर का अपवर्तनांक देखिए R का, R इधर की साइड है, इससे अपवर्तक पृष्ठ, इधर का अपवर्तनांक क्या है? N2। तो जो R की साइड का अपवर्तनांक होगा उससे गुणा हो जाता है। ये लगता है स्नेल का नियम। लग गया आराम से स्नेल का नियम। अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, N1 गुणा I बराबर N2 गुणा R।
लगभग ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि साइन आई और साइन आर है वो किसके बराबर है? आई और आर के बराबर। यहां पे मैं कारण भी लिख देता हूं, चूंकि आई और आर ये क्या है? अल्प। आई और आर अल्प है, इसलिए साइन आई लगभग बराबर आई के होगा। ये ध्यान रखना, ये रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि जब अल्प कोण होते हैं साइन और टेन में, तो वो मतलब उस कोण को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन आई को आई के बराबर लिख सकते हैं, और अगर साइन आर या थीटा कुछ भी हो तो उसको किसके बराबर लिख सकते हैं? आर के बराबर लिख सकते हैं। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक रूल है, वो है, इस वजह से ये होगा। तो ध्यान में रखना, आई और आर जो कोण अल्प है, इसलिए साइन आई को मैंने आई लिख दिया और जो साइन आर है उसको मैंने आर लिख दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं आराम से छोटे छोटे लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक कंप्लीट हुआ ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब अपन तीसरा पार्ट लेते हैं। देखिए n1 गुणा i हो गया, n2 गुणा r हो गया। अब अपन i 4 और 5 में से अपन समीकरण 6 में वैल्यू रख देंगे। i और r की, i और ये देखो r की वैल्यू, ये देखो i और r की वैल्यू इस समीकरण 6 में रख देंगे। तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा, ये एक अलग ही पार्ट था अपना। यहां से समीकरण 6 में 4 व 5 से i r की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट। ठीक है, तो वैल्यू देखिए क्या है, n1 अपना है जैसा पढ़ा, अपने को सिर्फ वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना। आपको मैंने सिर्फ ये बताया था कि इस रास्ते चलना, अब करना कुछ नहीं है इसमें। अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने आप जो अपने को फॉर्मूला चाहिए वो मिल जाएगा। अब जोड़ भाग गुणा भाग रहेगा। तो देखिए n1 क्या है, n1 गुणा i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा n1 की वैल्यू। और n2 गुणा r, ये n2 जो बराबर का निशान, n2 अपना है जैसा, और बीटा की वैल्यू n2 गुणा r की वैल्यू क्या है? ये पड़ी बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा आगे। तो n1 गुणा, अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। देखिए ये अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू है dp अपॉन ओपी। क्या है? dp अपॉन ओपी हो गया, dp अपॉन ओपी, dp अपॉन ओपी। उसके बाद में देखिए प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा कहां है? ये रहा बीटा, बीटा की वैल्यू है dp अपॉन pc। तो प्लस dp अपॉन pc। ये वैल्यू देखिए अल्फा और बीटा है, अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू पड़ी, ये बीटा की वैल्यू पड़ी, ये मैंने लिख दिया है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, बराबर का निशान n तो अपने जैसा पड़ा, ये रहा n2 पड़ा है अपना, गुणा यहाँ पे भाई बीटा की वैल्यू देखिए समीकरण 2 से, ये dp अपॉन pc। तो यहाँ पे मैं वही लिख लूंगा dp अपॉन pc। इसके बाद में देखिए क्या है, माइनस गामा की वैल्यू देखिए ये समीकरण 3 में पड़ी, गामा बराबर क्या है? dp अपॉन pi। तो माइनस dp अपॉन pi। अब कुछ नहीं करना, जोड़ भाग गुणा भाग करनी। अब अपन को dp op pc में लिखना है, तो अपन लिखेंगे चित्र व चिन्ह परिपाटिका से, चित्र व चिन्ह परिपाटिका का यूज करेंगे। चिन्ह परिपाटिका मैंने आपको पढ़ा दी, दर्पण वाली होगी। ठीक है, और अभी भी मैंने पहले समझाया था आपको। तो चित्र से देखिए dp बराबर किसके है? dp किसके बराबर है? dp जो है ये dp जो है वो किसके बराबर है? dp देखिए, dp को अपने को लेना ही नहीं वैसे तो बराबर, क्योंकि यहाँ पे dp, यहाँ पे dp, यहाँ पे dp तो अपन बाहर निकाल के जब इधर भी dp बाहर आ जाएगा, उधर भी dp बाहर आ जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो dp की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। op की जरूरत पड़ रही है, नीचे op पड़ा, देखो op क्या है? ये o और ये p, op दूरी है u, तो op बराबर u है। ठीक है, दूसरी चीज किसकी जरूरत पड़ रही है? pc की, pc, ये pc है, pc क्या? देखिए ये p, ये c, ये मैंने पहले बता दिया, दूरी क्या है? r है। तो pc किसके बराबर है? r के बराबर। अब ये दूरी किसकी जरूरत पड़ रही है? देखिए ये बचा pi, ये p, ये i, pi किसके बराबर है? v के बराबर है। तो देखिए ये pi किसके बराबर हो गया अपना? v के बराबर। ठीक है, अब ये चित्र से ये दूरी तो लिख ली, अब चिन्ह परिपाटिका का यूज करेंगे। मतलब कि इस अपर तक से इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव होगी, इधर की सारी दूरियां नेगेटिव होगी। देखिए OP किधर की है? इधर की है, ये OP, ये u है, तो इधर की दूरी है तो नेगेटिव होगी, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा मेरे को। और इधर देखिए P, इससे ये PC
जो है वो राइट साइड की है, यानी कि जो किरण जा रही है उसी की दिशा में, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और पी आई भी देखिए इधर v जो है वो भी आगे की दूरी है आपतित प्रकाश की दिशा में, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पता चल गया ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखनी है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, इसको 7 दे दूं मैं अगर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 7 से देखिए n1 अपना है जैसे जैसा पड़ा, ठीक है, अपनी जगह पड़ा है, गुणा मैं क्या करूंगा इस बार dp जो इसमें से कॉमन ले लूंगा, dp देखिए कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले में, dp कॉमन लेने का मतलब क्या बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे जो OP है OP की जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस u रख देंगे, ठीक है, प्लस dp जो है वो बाहर आ गया अपॉन प्लस pc, तो प्लस 1, ये dp बाहर आ गया मतलब यहाँ 1 बच गया। pc की वैल्यू क्या है, ये देखिए pc की वैल्यू r है, तो यहाँ पे मैं r रख दूंगा, ये हो गया कंप्लीट। अब मैं लूंगा इधर वाला पार्ट n2 गुणा, देखिए dp इसमें भी मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ताकि dp ऊपर से बाहर आ गया तो 1 बचेगा ऊपर, अब ऊपर बच गया 1 और नीचे बचा pc की वैल्यू क्या है, प्लस r, तो यहाँ पे मैं r लिख दूंगा। अब माइनस का निशान अपना है जैसे पड़ा, ऊपर dp बाहर आ गया इस वजह से 1 रहा, नीचे ये क्या है pi की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से देखिए pi की वैल्यू क्या है, pi की वैल्यू है v, तो यहाँ से आप आराम से करें, धीरे धीरे ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए इधर भी dp, यानी कि अगर मैं dp के बट्टा में ले जाऊं तो dp बट्टा dp क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे मैं यहाँ से काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि यहाँ से भी मैं dp हटा दूंगा और यहाँ से भी dp हटा दूंगा। याद में रखना आपको डेरिवेशन करते समय ये dp, आप सोचोगे यार dp कहाँ गया, तो dp जो देख लेना, यहाँ मैंने जो है कॉमन लेके काट दिया, स्टेप 5 कर दिया, यहाँ का कॉमन लेके काट दिया। अब कुछ नहीं करना, जोड़ भाग गुणा भाग करूंगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, r है वो एक साइड है और vu एक साइड है, तो r वाली एक साइड ले आऊंगा, v वाली एक साइड ले आऊंगा। तो देखिए पहले मैं जो थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, इसको अंदर गुणा कर दूं, n1 माइनस u प्लस इस n1 को उधर गुणा ऊपर करूंगा तो n1 अपॉन r, इसको n1 को मैं अंदर गुणा कर लिया, इधर मैंने n2 को अंदर गुणा कर लिया, इससे n2 अपॉन r लिख सकता हूं माइनस n2 अपॉन v लिख सकता हूं, इस n2 को कोष्टक के अंदर गुणा कर लिया। अब क्या करूंगा, अब r वाला एक साइड ले आऊंगा और vu है एक साइड ले आऊंगा, तो देखिए r वाला एक साइड ले आता हूं मैं, n2 अपॉन r यहां पे पड़ा, मैं n1 माइनस r, ये देखो बराबर का निशान है जैसे पड़ा, n2 अपॉन r अपनी जगह पड़ा, इस n1 अपॉन r को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस खाता इधर माइनस का हो जाएगा, n1 अपॉन r बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस का n1 अपॉन u, ये तो अपनी जगह पड़ा है, ये जो है n2 अपॉन v वो मैं इधर ले आऊंगा, इधर क्या है माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आपको पता था यहाँ माइनस का था, इधर ले आऊंगा तो इसको लिखूंगा n2 अपॉन v, लेकिन इधर माइनस का था और इधर आते ही क्या हो गया, प्लस का। अब देखिए ये दोनों सेम हो गई, ये अपने को जो चाहिए था वो मिल गया। अब अपन इसको थोड़ा ऐसे करके मैं इस वाले भाग को इधर लिख दूं, इस वाले को उधर लिख दूं, ताकि आपको जो चाहिए वही दिख जाए। तो मैं n2 माइनस n1 अपॉन r इस चीज को लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, r मैंने एक साथ लिख लिया जो लेसन पे लेके, तो इसको तो लिख लिया n2 माइनस n1 अपॉन r, और ये जो अपना है जैसे पड़ा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u माइनस n1 अपॉन u, देखिए ये जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। तो अपनी जो डेरिवेशन है वो यहीं कंप्लीट होती है। देखिए अपने शुरुआत यहाँ से की, मैंने सारा समीकरण देके लाइन से आराम से आपको समझाया है। अगर कहीं भी कोई और भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी बेझिझक हेजिटेशन नहीं रहेगी। लेकिन ये रखना जो ये अपने को मंजिल चाहिए थी वो अपने को मिल गई। ये होता है किसी भी गोली, ये जो सारे गोली पृष्ठ जो होते हैं उनसे अपवर्तन के लिए ये हमेशा सूत्र जो है वो लागू होता है। तो ये अपने को जो चाहिए था वो मिल गया फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ रखना एक पॉइंट और बता देता हूँ, नोट कर लेना। ये नोट देखिए, ये लिखता हूँ नोट, ये जो पॉइंट है ये n2 माइनस n1 इसको क्या बोलते हैं, इसको शक्ति गुणांक भी बोलते हैं, शक्ति गुणांक। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको इस डेरिवेशन के लिए, लेकिन एक बेसिक आपको जो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो n2 माइनस n1 है इस अपॉन r है, उसको जो न्यूमेरिकली या कहीं भी कोई एग्जाम एयरफोर्स नेवी हो गया वहां पूछ ले कि इस फॉर्मूले में शक्ति गुणांक कौन सा है, तो ये n2 माइनस n1 अपॉन r है, इसको शक्ति गुणांक बोलते हैं। दूसरी चीज ये पूछ ले कि शक्ति गुणांक का काम क्या होता है। शक्ति गुणांक का काम ये है कि शक्ति गुणांक से अपन ये बता सकते हैं कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है वो कितनी चौड़ी, कितनी फैली हुई है, पतली है या छोटी है, इतनी बड़ी उतनी बड़ी, कितनी फैली हुई है, वो जो है अपन शक्ति गुणांक के माध्यम से डिसाइड करते हैं। तो ये जो इस फॉर्मूले में जो अपवर्तक पृष्ठ का जो अपवर्तन का फॉर्मूला है ये होता है, और इसमें जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपवर्तन पूरे कितने को शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक का जो काम होता है वो होता है कि भाई अपवर्तक पृष्ठ कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है वो पता होता है। ठीक
ठीक है। तो अपना ये जो सारा डेरिवेशन है वो यही कंप्लीट होता है और अपन अपवर्तक पृष्ठ का जो जो अपवर्तन का जो फॉर्मूला है वो अपन ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।